नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली क्लास में अपन ने बात की थी सर्वोच्च न्यायालय का गठन, और अब अपन बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और उसके क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और क्षेत्राधिकार। देखो, यहाँ से लगभग एक क्वेश्चन है वो पूछ लिया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां और सर्वोच्च न्यायालय के जो क्षेत्राधिकार हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार अनुच्छेद 131 में। तो सर्वोच्च न्यायालय का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार या प्रारंभिक शक्तियां जो हैं उनका उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 131 में। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में कौन कौन से मामले जो आते हैं उनके बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले अपन बात करें तो मूल अधिकारों संबंधी जो मामले हैं या मूल अधिकारों संबंधी जो विवाद है। देखो, मूल अधिकारों को लेकर अगर कोई भी विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारों के बारे में अपन बात करें तो मूल अधिकारों के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अलग से अपनी क्लास हुई थी मूल अधिकारों के बारे में, 3-4 क्लास हैं। तो वो आप अपनी प्लेलिस्ट में जाकर के एनडीसी एडू का जो अपना चैनल है उसके प्लेलिस्ट में जाकर के भी आप देख सकते हैं। पता है आपको, वर्तमान में भारतीय नागरिकों के पास 6 मूल अधिकार हैं, जबकि मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। इसके बाद में आपको पता है 44वां संविधान संशोधन 1978 के तहत जो संपत्ति का मूल अधिकार था उसे हटा दिया गया था। तो मूल अधिकारों को लेकर अगर कोई विवाद होता है तो वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है, क्योंकि संविधान का जो रक्षक माना गया है किसको? सर्वोच्च न्यायालय को। क्यों माना गया है? क्योंकि इसमें तहत इसके देखो क्या होता है कि अगर संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर नागरिकों के मूल अधिकारों में हस्तक्षेप करता है तो उस कानून को जो है सर्वोच्च न्यायालय वो अवैध घोषित कर सकता है, उसे रद्द कर सकता है। जैसा कि अपन ने पढ़ा था अनुच्छेद 13 में। कौन से अनुच्छेद में अपन ने पढ़ा था? अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में अपन ने पढ़ा था ना कि अनुच्छेद 13 जो है वो मूल अधिकारों को न्यायिक गारंटी प्रदान करता है। क्या प्रदान करता है? न्यायिक गारंटी। न्यायिक गारंटी का मतलब है कि यह अनुच्छेद है वो मूल अधिकारों की रक्षा करता है। कैसे करता है? इस अनुच्छेद में साफ साफ लिखा गया है कि संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर नागरिकों के मूल अधिकारों में कोई भी दखलंदाजी पैदा करता है तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय या भारत की जो न्यायपालिका है ऐसे कानून को निरस्त कर सकती है। जैसा कि देखो मैं आपको बताऊं कि 97वां संविधान संशोधन 97वां संविधान संशोधन जो था इसके तहत सरकार द्वारा जेएससी जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी किसकी नियुक्ति की गई थी? जेएससी जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी, जिसको अपन बोलते हैं न्यायिक नियुक्ति आयोग। न्यायिक नियुक्ति आयोग, जस्टिस अपॉइंटमेंट कमेटी या न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना की गई थी। और इसमें लिखा गया था, इसमें प्रावधान ये किया गया था कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक आयोग बनाया गया है, एक कमेटी बनाई गई है जिस आयोग का नाम रखा गया है न्यायिक नियुक्ति आयोग। इस आयोग के बारे में बात करें तो इस आयोग में कुल 6 सदस्य होने थे। कितने सदस्य होने थे? 6 सदस्य। 6 सदस्य कहाँ से? 3 जो सदस्य थे वो तो होने थे कार्यपालिका से,
और 3 सदस्य होने थे न्यायपालिका से, 3 कार्यपालिका से और 3 न्यायपालिका से। कार्यपालिका से अपन बात करें तो इसमें प्रधानमंत्री, कानून मंत्री और विपक्ष का नेता, विपक्ष का नेता। न्यायपालिका से अपन बात करें तो वर्तमान मुख्य न्यायाधीश, और 2 अन्य न्यायाधीश। तो कितने सदस्य हो गए? 6 सदस्य। ये 6 सदस्य मिलकर के वोटिंग करेंगे और जिस व्यक्ति के पक्ष में ज़्यादा वोट जाएंगे ऐसे व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। अब देखो, कार्यपालिका से 3 आदमी जो आ रहे हैं, प्रधानमंत्री सरकार का आदमी है, कानून मंत्री सरकार का आदमी है। अब विपक्ष का जो नेता वो कहने को तो सरकार का नहीं है लेकिन है तो सरकार का ही ना, चलना तो इसको इनके पीछे ही पड़ेगा। तो 50% सीधा सीधा हस्तक्षेप हो गया कार्यपालिका का, कौन से किसके कार्यों में? न्यायपालिका के कार्यों में। जबकि संविधान का अनुच्छेद 50 जो है, संविधान का अनुच्छेद 50 है, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि कार्यपालिका को न्यायपालिका से पृथक रखा जाए। यानी कार्यपालिका और न्यायपालिका जो है दोनों को अलग अलग रखा जाए, दोनों का कोई भी मिलान, मतलब दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करें। तो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे ही न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया तो संविधान के अनुच्छेद 25 का हवाला देते हुए भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने इसे अवैध करार दे दिया और अवैध करार देकर के इसे निरस्त कर दिया। तो यही मैं आपको बता रहा था कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो संविधान की रक्षा किस प्रकार करता है कि उसके द्वारा, संसद द्वारा बनाया गया कोई भी कानून अगर नागरिकों के मूल अधिकारों में दखलंदाजी पैदा करता है तो उसे निरस्त किया जा सकता है। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत अपने सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं मूल अधिकारों संबंधी विवाद। तो मूल अधिकारों संबंधी जो विवाद है उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। हालांकि कर उच्च न्यायालय भी सकता है लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। दूसरा, 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य सीमा विवाद या कोई अन्य विवाद। अगर 2 राज्यों के मध्य आपस में कोई विवाद है, जैसे मान लीजिए पंजाब और हरियाणा के मध्य किसी भी मुद्दे को लेकर के कोई विवाद है, तो या फिर दोनों के मध्य सीमा को लेकर के कोई विवाद है। अब ये सीमा मोहल्ले वाली सीमा तो है नहीं, ये अपन बात कर रहे हैं बाउंड्री लाइन की। कभी आप बात करो कि मोहल्ले वाली सीमा को लेकर तो राम और श्याम में विवाद है, राजस्थान और हरियाणा में कैसे हो गया? तो हो सकता है राजस्थान और हरियाणा में भी सीमा को लेकर के कई बार विवाद होता है। हाँ, अब मैं यहाँ पे सीमा फोगाट की बात नहीं कर रहा हूँ वरना आप उसी पे शक करोगे। तो 2 या 2 से अधिक राज्यों के मध्य जो सीमा या अन्य कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा भी कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। तो ये भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अपन और यहाँ से बात करें तो राज्य व केंद्र के मध्य विवाद, यानी किसी राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में अगर कोई विवाद है, किसी भी राज्य सरकार, अब मान लीजिए जैसे राजस्थान सरकार और भारतीय सरकार के बीच में कोई विवाद है तो उस विवाद जो ये विवाद का जो मामला है ये भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अपन और बात करें
तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद भारत का राष्ट्रपति का चुनाव हो या भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव हो, अगर दोनों के चुनाव में कोई भी मतभेद होता है या कोई भी विवाद उत्पन्न होता है तो वह विवाद भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय जो है वो राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के चुनाव विवाद का जो निपटारा है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, तो इनके चुनाव विवाद का निपटारा है वो अनुच्छेद 71 में होता है। कौन से अनुच्छेद में होता है? अनुच्छेद 71 में। यानी राष्ट्रपति के चुनाव का जो विवाद है या उपराष्ट्रपति का जो चुनाव विवाद है वो कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 71 या अनुच्छेद 71 में वर्णित है। तो ये तो अपन ने पढ़ा सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। कौन से क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। यहाँ से मैं आपको एक बात बता दूं जो नोट लगा के आपको याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो मैं नोट लगा के यहाँ से लिख देता हूँ, आप भी मेरे साथ साथ टाइप कर लेना उसे। अंतर्राज्यीय जल या नदी विवाद, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अंतर्राज्यीय जल या नदी विवाद का निपटारा सर्वोच्च न्यायालय करेगा, परंतु यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, इंपॉर्टेंट बात है कि अंतर्राज्यीय जल विवाद या अंतर्राज्यीय नदी विवाद जो है, यानी दो या दो से अधिक राज्यों के मध्य किसी नदी के जल को लेकर के, किसी नहर के जल को लेकर के जो विवाद उत्पन्न हुआ है उस विवाद का निपटारा तो सर्वोच्च न्यायालय करेगा, लेकिन ये सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है वो प्रश्न मैं आपको बता देता हूँ। प्रश्न हालांकि यही है, ऑप्शन भी यही है, लेकिन किस प्रकार से पूछा जाता है अगर आपने नोट कर लिया हो तो मैं मिटा देता हूँ। अब देखो यहाँ से प्रश्न क्या पूछा जाएगा, यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान देना थोड़ा सा, बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ रहे हैं। देखो प्रश्न है निम्न में से कौन सा विवाद सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति का चुनाव विवाद, ऑप्शन नंबर 2
मूल अधिकारों संबंधी विवाद। ऑप्शन नंबर 3 अंतर्राज्यीय जल विवाद। ऑप्शन नंबर 4 अंतर्राज्यीय सीमा विवाद। ये प्रश्न आपके सामने है, पढ़ चुके हैं अपन, ये बातें अपन पढ़ के गए पिछले 10 मिनट से, और ये प्रश्न आपसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सा विवाद है वो सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। ऑप्शन है राष्ट्रपति का चुनाव विवाद है, मूल अधिकारों संबंधी विवाद है, अंतर्राज्यीय जल विवाद है और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद है। तो राष्ट्रपति के चुनाव विवाद के बारे में अपन ने पढ़ा था कि सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। मूल अधिकारों संबंधी विवादों के बारे में अपन ने बात की थी, सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकारों में आते हैं। अंतर्राज्यीय जल विवाद जो है इसका निपटारा तो सर्वोच्च न्यायालय करता है, लेकिन यह सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत नहीं आता। इसलिए आपका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा अंतर्राज्यीय जल विवाद या अंतर्राज्यीय नदी विवाद जो है। और अंतर्राज्यीय सीमा विवाद ये अपन पढ़ चुके हैं कि यह भी सर्वोच्च न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं अगला क्षेत्राधिकार। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में अपन बात करते हैं। इसके बाद में और बात करते हैं परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार या परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। 2 नंबर परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के बारे में अपन बात करें तो ये है परामर्श देने से संबंधित। किससे संबंधित है? ये परामर्श देने से संबंधित है। कैसे? कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश जो है वो किसी भी सार्वजनिक मामले पर अगर चाहे तो राष्ट्रपति को परामर्श दे सकता है। यानी ऐसा कोई सार्वजनिक मुद्दा जहां पे राष्ट्रपति को ये लगे कि यहाँ पे मुझे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेना चाहिए, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो राष्ट्रपति है वो परामर्श मांग तो सकता है लेकिन मुख्य न्यायाधीश को परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है। यदि कह तो सके कि भाई जी यार वो इनको मामलो यार थे बताओ नहीं मार तो समझो बाहर है, अब वो चाहे तो परामर्श दे दे, नहीं चाहे तो कोने भी दे। कोई ज़बरदस्ती थोड़ी करी जा सके कोई के साथ, ज़बरदस्ती तो अपन किसी के साथ कर ही नहीं सकते ना। तो ये है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश है वो परामर्श दे या नहीं दे वो उसकी मर्जी के ऊपर निर्भर करता है। फॉर एन एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें तो 1992 का जो बाबरी मस्जिद विवाद है, जहाँ पे तो खैर आजकल राम मंदिर बना दिया गया है, बाबरी मस्जिद विवाद, तो इस समय बात करें तो उस समय जो अपने राष्ट्रपति थे वो तो थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, और इस समय जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे न्यायमूर्ति वेंकट चलैया।
तो इस समय जब ये विवाद आया, उत्तर प्रदेश में बहुत तगड़ा विवाद था, तो इस समय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा ने तत्कालीन जो मुख्य न्यायाधीश थे वेंकट चलैया, इनसे परामर्श मांगा कि इस मुद्दे पर आप कोई परामर्श दीजिए। तो वेंकट चलैया ने इसे राजनीतिक मुद्दा करार देते हुए, कौन सा मुद्दा करार देते हुए, राजनीतिक मुद्दा करार देते हुए परामर्श देने से क्या कर दिया, मना कर दिया। तो अब देखो यहाँ पे शंकर दयाल शर्मा वो परामर्श मांग नहीं सकते थे, बाध्य तो कर नहीं सकते थे, और बाध्य नहीं कर सकते थे तो वेंकट चलैया ने क्या कर दिया, मना कर दिया। तो परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के बारे में हमने पढ़ा कि इस अधिकार के तहत क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति किसी भी सार्वजनिक मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श या सलाह मांग सकता है, लेकिन उसे परामर्श या सलाह देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। इसके बाद में अपन बात करते हैं अपीलीय क्षेत्राधिकार। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है अनुच्छेद 143 में 143। आजकल बहुत सारे बच्चे भी कहते हैं 143, इसका मतलब तो मुझे भी नहीं पता क्या होता है, पूछना पड़ेगा, लेकिन कहते बहुत हैं। अपीलीय क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार के बारे में बात करें तो इसका उल्लेख है अनुच्छेद 132 में। कौन से अनुच्छेद में, अनुच्छेद 132। अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत क्या होता है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय अंतिम अपीलीय न्यायालय है। अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इसका मतलब यह है कि इसके निर्णय के विरुद्ध किसी भी न्यायालय में अपील नहीं की जा सकती। यानी सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है वो आपके लिए सर्वोपरि होगा, आपके लिए सर्वमान्य होगा। आपको ना चाहते हुए भी सर्वोच्च न्यायालय का जो डिसीजन है वो मानना पड़ेगा। अब देखो क्या होता है, भारत में जो न्यायपालिका की जो सोपान है, सबसे ऊपर होता है सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय, तहसील न्यायालय, और ग्राम न्यायालय। क्या होता है यहाँ पे देखो, अगर कोई मुद्दा ग्राम न्यायालय में है, उसने अगर सजा सुनाई, आपको मान लीजिए 2 वर्ष की सजा और 10,000 रुपये का आर्थिक जुर्माना, मुद्दा कोई भी हो, सजा ही है। आप इससे संतुष्ट नहीं हो तो आप कहाँ अपील कर सकते हो, तहसील न्यायालय में। आप यहाँ भी संतुष्ट नहीं हो तो कहाँ जा सकते हो, जिला न्यायालय में। आप यहाँ भी संतुष्ट नहीं हो तो कहाँ जा सकते हो, उच्च न्यायालय में। और आप यहाँ भी संतुष्ट नहीं हो तो कहाँ जा सकते हो, सर्वोच्च न्यायालय में। लेकिन अगर सर्वोच्च न्यायालय से भी आप संतुष्ट नहीं हो, मान लीजिए, तो आपके पास कोई चारा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय ने जो सजा सुना दी, जो निर्णय दे दिया, वो आपके लिए सर्वोपरि होगा, वो आपके लिए सर्वमान्य होगा। तो इसका मतलब ये है कि भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो अंतिम अपीलीय न्यायालय है। इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ भारत में, इस न्यायालय के निर्णय के खिलाफ बात कहाँ की हो रही है, भारत की।
भारत के किसी भी न्यायालय में कोई भी अपील नहीं की जा सकती। तो ये था इसका अपीलीय क्षेत्राधिकार। इसके बाद में बात करते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय। अगला आता है सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय कैसे है, इसके बारे में अपन बात करें तो सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करता है, अपने द्वारा दिए गए निर्णय को परिवर्तित कर सकता है या आगामी समय के लिए सबूत के तौर पर सुरक्षित रख सकता है। यानी सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, अगर उसने अपना कोई भी निर्णय है तो निर्णय में वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन या स्थिति के अनुसार क्या कर सकता है, परिवर्तन कर सकता है। इसके अलावा और बात करें तो आगामी समय के लिए उस निर्णय को वह सबूत के तौर पर भी रख सकता है। तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय है वो एक अभिलेख न्यायालय है। दूसरा अपन बात करें अभिलेख सर्वोच्च न्यायालय वो संविधान का रक्षक है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि सर्वोच्च न्यायालय वो संविधान का क्या है, रक्षक है। वो संविधान की क्या करता है, रक्षा करता है। अगर कोई संविधान के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करता है तो सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकता है। जैसा कि अपन ने उदाहरण के तौर पे पढ़ा था 97वां संविधान संशोधन, जिसके तहत न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन किया गया था। तो सर्वोच्च न्यायालय को ऐसा लगा कि ये संविधान के साथ छेड़छाड़ है या संविधान पर अतिक्रमण है, तो ऐसी स्थिति में सर्वोच्च न्यायालय जो है वो उन पे नकेल लगा सकता है या उन पे अंकुश लगा सकता है। और इस प्रकार से अपने पढ़ी संघ की न्यायपालिका तो लगभग जो अपने सेंटर लेवल की जो एग्ज़ाम है, केंद्रीय स्तर की जो एग्ज़ाम है, जैसे अपन बात करें कि रेलवे है या दिल्ली पुलिस है या फिर एसएससी है, तो लगभग इनसे जो क्वेश्चन आते हैं वो अपने इन्हीं टॉपिकों से आते हैं। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे ज़रूर थोड़ा सा राज्य सरकार के बारे में, ज़्यादा इतने डीप में नहीं जाएंगे, क्योंकि राज्य सरकार को अपन पढ़ेंगे तो जब अपन पर्टिकुलर इसी स्टेट लेवल की अगर तैयारी कर रहे हैं, जैसे अपन राजस्थान के लिए सीईटी की तैयारी कर रहे हैं, तो सीईटी में तो देखो राजस्थान का ज़्यादा पूछ जाएगा। हालांकि संविधान एक ही है, लेकिन उसमें थोड़ा सा क्या राजस्थान के संदर्भ में जोड़ के थोड़ा ज़्यादा बताया जाता है। तो इसके अलावा आर्मी, रेलवे, एसएससी जो वैकेंसियाँ, उनके लिए जो संविधान जो था लगभग अपना कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा बहुत और है जो अपन कंटिन्यू करते रहेंगे अगली क्लास में, और तब तक के लिए धन्यवाद।